कोलकाता में चुनाव आयोग की बैठक में कोरोना पर चर्चा हुई। सभी दलों ने कोरोना नियमों के पालन पर सहमति जताई। सभी दलों में सिर्फ टीएमसी ने एक साथ चुनाव कराने की मांग की, जबकि सभी दल 8 चरण में चुनाव कराने पर ही सहमत दिखे। चुनाव आयोग पहले भी बंगाल में एक साथ चुनाव कराने की मांग खारिज कर चुका है। आज भी उसका यही रुख बरकरार रहा। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए एक चरण में ही चुनाव कराया जाना चाहिए। एक साथ चुनाव की मांग ममता की मजबूरी है या वाकई उन्हें कोरोना से टेंशन होने लगी है। लेकिन सवाल ये भी है कि पहले 4 चरण के दौरान टीएमसी की तरफ से ऐसी कोई मांग क्यों नहीं हुई। और क्या अगले 4 चरण के चुनाव, जिसमें एक की पोलिंग कल के लिए है, ऐसा बेहतर होता कि आखिरी के 3 पोल को क्लब कर दिया जाए? क्या ऐसा संभव था? इलेक्शन कमीशन ने हालांकि इससे इनकार कर दिया है, लेकिन बेहतर क्या होता पश्चिम बंगाल के लोगों की सेहत के लिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ सुबीर भौमिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि कोलकाता से जुड़े हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह है, बीजेपी के नेता। मेरे साथ संजय शर्मा है, स्पोक्स पर्सन टीएमसी के, और मेरे सहयोगी भी वहां से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा। कल टीएमसी ने साफ साफ कर दिया कि भाई बाकी के 3 चरण के चुनाव को क्लब कर दिया जाए। कोरोना के हालात को देखते हुए आपको भी कुछ ऐसा ही करना था, वरना पता नहीं ये जो इन्फेक्शन है ये 2 मई तक कहां पहुंचेगा। क्या आपको कोरोना के मसले की गंभीरता दिखाई नहीं देती? क्या आपको नहीं लगता कि आखिरी के 3 चरण के चुनाव एक चरण में करा देने चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार दीपक जी। तृणमूल की बेचैनी कोरोना से ज्यादा अपनी हार का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और देखिए, एक चीज बहुत ईमानदारी से और जवाबदेही के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कर रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए, मेरे पास 2 टेस्टिंग है सरकारी। एक योगी जी आए, उस दिन भी मेरा टेस्ट हुआ, और मोदी जी आए। एक कार्यकर्ता ही नहीं कि मैं बीजेपी का हूं इसलिए मेरी टेस्ट नहीं हुई। ये देखिए, और हमारे जो ममता बनर्जी बोल रही है कि बाहरी लोग आ रहे हैं, देखिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के दोनों टेस्ट हैं। जो मैं कि एक जिला अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, फिर भी मेरी टेस्ट हुई। 72 घंटा का कानून कोई नहीं माना। और पूरे हमारे जहाँ गेट, जहाँ भी रैली हो रही है, 20 द्वार लगाए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे थे, और ये मास्क दिए जा रहे हैं, उसके साथ सैनिटाइजर दिया जा रहा है। तो देखिए, ये ममता बनर्जी की बेचैनी, मुझे इस बात का भी ईमानदारी से मैं स्वीकार करूंगा आपके चैनल पर। आपके चैनल ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। कोरोना की स्थिति विकट हो रही है, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। मेरी पार्टी ईमानदार पार्टी है, मेरी चिंता का विषय है। लेकिन ममता बनर्जी से बंगाल को मुक्त कराना भी उससे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिंदगी बचनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र भी जीवंत रहना चाहिए। ममता बनर्जी को अगर हम एक फेज में करने दें, जो उनकी इच्छा है, इसलिए कि लूटपाट, बताइए ना, इतने फेज में होने के बावजूद भी गोली चल रही है, हथियार छीने जा रहे हैं, सीआईएसएफ के ऊपर हमला करवाया जा रहा है। अगर इतनी चिंता थी, और देखिए सिर्फ बीजेपी का नहीं, बाकी दल भी तो है राजनीति में, सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, सावधानी बरती जाए और भी उपाय किए जाए, पर 3 जो दफे में होने हैं, 8 दफे में होना चाहिए। और एक बात दीपक जी, ये बहुत ईमान, बोलिए ओम प्रकाश जी, सुन रहा हूं आपको। चलिए संजय शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? क्या हार की बेचैनी है, इसीलिए आप एक चरण में चुनाव चाहते हैं, कोरोना का बहाना लेकर? ये ओम प्रकाश सिंह जी राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, मुझे ओम प्रकाश जी और उनकी पार्टी की नादानी पर बहुत रंज है, बहुत तरस आता है इनकी नादानी पर। यदि हम टीएमसी हार ही रही है तो आप जल्दी हराइए टीएमसी को हटा दीजिए बंगाल से। यदि टीएमसी आपके कहने से हट जाएगी तो असल में बात क्या है, आज चुनाव हमने पहले ही कहा था, जब ये चुनाव 8 चरणों में चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया था, हमने तभी इसके लिए आपत्ति दर्ज कराई थी। और उसमें ये जो कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है, इसको ध्यान में रखकर ही हमने चीजें कही। लेकिन 8 चरण में चुनाव हुआ। अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। आज गुजरात में स्मशान घाटों के बाहर लाइन लग गई। अभी कल ही मैंने सोशल मीडिया में और समाचार पत्रों में देखा कि सूरत शहर के जो स्मशान घाट है, उसकी चुल्ली जो पिघल गई, इतना वहां पर लोगों की डेथ हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी संवेदनशीलता से हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो उचित समझा वही सुझाव चुनाव आयोग को दिया कि इस माहौल में चुनाव की इतनी भागम भाग कोरोना के इस दौर में उचित नहीं है। ये सेकंड फेज में बहुत घातक होकर सामने आया है, और हमें चाहिए कि हम चुनाव जल्द करवा लें। चुनाव आयोग ने हमारी बात
मंजूर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के एक सुर हो गए। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो वही बताएंगे, लेकिन आज के समय के जो सबसे उचित मांग थी वो हमने की, और ये न सिर्फ बंगाल बल्कि देश की जनता को ध्यान में रखकर हमने की। और ये बात, इसमें एक बात और ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जितने विधानसभा केंद्र हैं, सभी विधानसभा केंद्रों में दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, आसाम से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आए हुए हैं। वो भी यहाँ पर है। वो फिर यहाँ से अपनी जगह जाएंगे, या तो कोई लाएगा या कोई लेकर जाएगा। हर जगह अव्यवस्था फैलेगी। ये सब चीज भी हमारे ध्यान में थी। हम चाहते थे जल्द से जल्द। आपके पॉइंट्स वैलिड है। इसी सवालों को लेकर मैं तापस के पास जाता हूं। तापस, बीजेपी का ऐसा क्लेम है कि हर इलेक्शन रैली में थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, मास्क बांटे जा रहे हैं, कमोबेश यही क्लेम तृणमूल कांग्रेस भी करती है। क्या ग्राउंड पर ऐसा कुछ दिखाई दिया? तापस का ऑडियो नहीं आ रहा। तापस, मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकूंगा। यही सवाल मैं अवधेश कुमार जी के पास लेकर चलता हूं, लेकिन और थोड़ा रिफाइंड वे में। अवधेश जी, 8 दौर में बीजेपी इसलिए चुनाव चाहती थी कि उसे प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल जाए और जो चुनावी हिंसा है वो कम से कम हो पाए। लेकिन अब हालात जब कोरोना के बन गए हैं तो आखिरी 3 दौर के चुनाव एक साथ करवाने को बीजेपी तैयार क्यों नहीं दिखती? अगर वो चाहे तो इलेक्शन कमीशन मांग सकता है, अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी कहें तो इलेक्शन कमीशन ने मांग सकता है, लेकिन आज की बैठक सिर्फ खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दी। देखिए दीपक जी, कोई भी समस्या संकट है तो उसको जरा एक दूसरी दृष्टि से भी देखने की जरूरत होती है। जो कुछ बना बना माहौल है उसी में अगर हम देखेंगे तो सही निष्कर्ष नहीं आएगा। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं बने बनाए माहौल में कि पश्चिम बंगाल के लिए अगर इस मतदान को एक चरण करेंगे तो कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ने की संभावना होगी, क्योंकि उसमें जो व्यवस्था चुनाव आयोग आशा कार्यकर्ताओं के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जिस ढंग से एक एक चरण में करके और सैनिटाइजर, मास्क बाकी मतदान केंद्रों पर भेज रहा है, उस व्यवस्था में कुछ समस्याएं आ सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग खुद भी फैसला कर सकता है। चुनाव आयोग ने मूल्यांकन किया था उसके बारे में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, यह बात सही है कि अंततः राजनीति और चुनाव भी जनता के लिए है। जन सेवा ही राजनीति के लिए था, अलग बात है उसका रूप विकृत हो गया। अगर जनता के जीवन पर खतरा हो तो चुनाव टाले भी जा सकते हैं, स्थगित भी किया जा सकता है, अनेक आपात स्थितियों में हुई है। लेकिन अब मैं आपसे दूसरे नजरिए से पूछता हूं कि एक संकट जो पिछले साल फरवरी से शुरू हो रहा है वो हर कुछ अंतराल पर वो उभरता है। हालांकि ये कोरोना पर आपका डिबेट नहीं है, कुछ दिनों तक उसका ग्राफ बढ़ता है, फिर वो परेशान करके फिर अचानक ग्राफ गिरता है, वो चला जाता है। और एक ही रास्ता हम अपनाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन कर लो, सोशल डिस्टेंस कर लो, नाइट कर्फ्यू कर लो। क्या दुनिया को रुक करके शांति से विचार करने का समय नहीं आ गया है कि भाई समस्या कहां हो रही है? बिहार में चुनाव हो रहे थे अक्टूबर नवंबर में और कोरोना का विस्फोट हो रहा है दिल्ली में। अब इस समय अगर कोरोना का विस्फोट दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में होता तो मेरे जैसा एक स्वास्थ्य सेवा के बारे में अनपढ़ आदमी भी मानता कि नहीं भैया ये तो चुनाव से प्रभावित हो गया है। वहां उतनी टेस्टिंग नहीं हो रही ना जितनी महाराष्ट्र और दिल्ली में हो रही है। अवधेश जी, दिक्कत ये है अगर वहां पर भी लाख 1.5 लाख टेस्टिंग हो तो वहां पर भी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा निकले। दीपक जी मैं जरा पूरा कर लूं, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। वो मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो भी बात सही है। देखिए दिल्ली में जब कोरोना का विस्फोट हुआ था नवंबर के आसपास, उस समय किसान आंदोलन दिल्ली में शुरू हो गया था। इतने हजारों लोग सड़कों पर बैठ रहे थे। अगर किसान आंदोलन में 5-7 हजार लोगों को कोरोना हो जाता तो मैं मान लेता कि वाकई दुनिया ने कोरोना पर बिल्कुल सही बातें की है। या वहां से लौटते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में अगर कोरोना का विस्फोट होता तब भी मैं मान लेता। मैं ये कह रहा हूं कि यह बात सही है कि इस समय कोरोना विस्फोट हुआ है, लेकिन यह जो आप बता रहे हैं नाइट कर्फ्यू फ्रांस ने निकाला, क्योंकि फ्रांस की जीवन शैली में नाइट का महत्व था। जब वहां वीकेंड पर नाइट से बच के लोग जाने लगे तो उसने वीकेंड कर्फ्यू निकाला, दुनिया ने लिया है। कोई स्टडी नहीं है जो बता दे कि वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन से दुनिया में कोरोना घटा है। ठीक है, वापस बंगाल पे आते हैं, सुबीर दा, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला व्यवहारिक है और फैसले के आधार पर एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते?
कानूनी क्या संकट है जिसके चलते ये एक साथ चुनाव कराए नहीं जा सकते, इस पे तो मैं गौर नहीं करूंगा, क्योंकि इस विषय को लेकर हमने अलग से कोई चर्चा या रिसर्च नहीं किया है। कानूनी क्या प्रॉब्लम है, बट प्रैक्टिकल अगर एंगल से हम देखें तो बिल्कुल एक साथ चुनाव कराना मुमकिन था, होना भी था। और जो ये कहा जा रहा है कि इसके चलते और कोरोना बढ़ सकता है, ऐसा कोई स्वास्थ्य एक्सपर्ट जिनसे हमने बात किया वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जितना देर तक स्ट्रेच होगा, यहाँ से वहां लोग जाएंगे, एक चरण में यहाँ, दूसरे चरण में वही लोग वहां जा रहे हैं, ये फैलने का घबराहट ज्यादा है और पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक तो ये, दूसरा मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, मैं ये फिर से दोहराऊंगा कि 8 चरण वाला जो है, और मैं कोई तृणमूल वाला नहीं हूं, कोई लेफ्टिस्ट नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, फिर भी मैं कहूंगा कि ये जो है आराम से 4 से 5 ऐसे में ये हो सकता था। ये जो इनका शेड्यूलिंग है बहुत डिफेक्टिव है, और मैं ये अच्छी तरह से फोर्सेस वालों से बात करके, डिप्लॉयमेंट का एंगल जांच करके मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 8 चरण तक खींचने का चक्कर है, इससे किसी पार्टी को शायद फायदा हो सकता है, जिनके यहाँ उतने कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ से लाना है, वहां से लाना है, मोबिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो वो अलग बात है, वो तो पार्टीज का एंगल है। बट इलेक्शन कमीशन बहुत आसानी से ये चुनाव 4 से 5 फेज में कर सकते थे ये लोग। 8 फेज का कोई जरूरत नहीं था। 8 फेज का कोई जरूरत नहीं था। आपने पॉइंटेड और व्यवहारिक बात कही है सुबिरदा। मैं तापस के पास इसी सवाल को लेके चलता हूं। तापस, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा करती हैं कि वो सैनिटाइजर दे रहे हैं, वो मास्क बांट रहे हैं, वो थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं रैली में आने वालों की, रोड शो में आने वालों की। क्या ऐसा आपको जमीन पर दिखाई दिया? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कोलकाता हाईकोर्ट ने फटकार भी लगा दी है, उसके बाद क्या रैलीज का, क्या रोड शोज का माहौल बदला? अब सभी लोग मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? जी देखिए, ज़मीनी हकीकत यह है कि कुछ नहीं बदला। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, पिछले 5 महीने से जिस तरह से रोड शोज़ और रैलीज़ में कवर कर रहा हूँ, कहीं भी ये न्यूनतम जो प्रोटोकॉल है उसे माना नहीं गया। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे तृणमूल हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, किसी का भी आप कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अगर नेता जो सामने से लीड कर रहा है, कोई भी नेता किसी रैली को लीड कर रहा है, ना वो मास्क पहन रहा है तो, और बाकी कार्यकर्ता भी मास्क नहीं पहन रहे। अगर थर्मल स्क्रीनिंग की बात की जाए तो कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर अगर कार्यकर्ता कुछ जाकर सीनियर नेता से मिलना चाहते हैं, मंत्री से मिलना चाहते हैं, सिर्फ उनका थर्मल स्क्रीनिंग देखने को मिला है। लेकिन लाखों के तादाद में लोग जब जुटते हैं एक जगह, तब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई होश नहीं रहता। खासकर नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि उनका भी स्टेटमेंट काफी मायने रखता है। तो सबसे हताशाजनक बात यह है कि शायद ही कोई नेता किसी भी पार्टी का स्टेज से खड़े होकर यह कहा हो कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, या कोविड प्रोटोकॉल को मानिए, या आप मास्क पहनकर रैलीज में और रोड शोज में आइए। किसी ने नहीं किया। आज जो स्थिति है, आम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है, तो पॉलिटिकल रैलीज भी इसके लिए जिम्मेदार है। आज कई सारे अस्पताल के अधिकारियों के साथ मैंने मिलकर बात किया, सबका ये कहना है कि ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई बेड खाली है, ना वैक्सीन है, और आने वाले 2 हफ्तों में क्या हो सकता है, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं लोगों के। तो आप समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया, 4 चरण चुनाव के हो जाने के बाद की एक ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहिए, जिसमें भी कोई इसका समाधान सामने नहीं आया। मैं तो ये मानता हूं ये मीटिंग खाली रस्म अदायगी थी। और इसी सवाल को मैं धीरेन्द्र के पास लेना चाहता हूं। धीरेन्द्र, कोलकाता हाईकोर्ट के कहने पर रस्म अदायगी तो हो गई, लेकिन आप अब बंगाल के दूसरे हिस्से में चले गए हैं, दार्जिलिंग पहुंच गए हैं। मुझे ये बताइए, क्या वहां पर कोई हालात में परिवर्तन है? वहां पर कोविड का किस तरह का संक्रमण आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम लोग रैली देख रहे हैं, तमाम जगह देख रहे हैं, तो वहाँ खांसते हुए लोग आपको मिलेंगे, वहाँ इस तरह के लोग मिलेंगे जो लग रहा है कि जिनकी तबीयत खराब है। लेकिन किसी भी जगह, मतलब यहाँ तक कि मैंने कहा कि आपको कल भी मैं ये कह रहा था कि जब रैली होती है, प्राइम मिनिस्टर की रैली होती है या उनकी रैली होती है, उनमें सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी उसके अंदर घुसने के लिए, मतलब जब अंदर घुसते हैं मैदान के अंदर, हर एक जगह एंट्री पॉइंट्स बने हुए थे। उस समय वहाँ मास्क देने की ज़रूरत है, वहाँ मास्क दिए जाने चाहिए, लेकिन कहीं भी नहीं दिया गया।
यहाँ तक कि जो अंदर की तरफ कोई थर्मल चेकिंग या इस तरह की कोई चीज़ कहीं नहीं है। बल्कि मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अगर फुटेज देखते हैं, आप देखते हैं वो कहते हैं कि सिक्योरिटी हटा दो, अंदर भीड़ को आने दीजिए। यानी वो सिक्योरिटी भी नहीं चाहते हैं, और उसके बाद जो भीड़ उस तरह आ रही है हर्ड में, उसके लिए भी कोई कंट्रोल नहीं। सीधी तौर पर ये नेताओं की तरफ से एक भी मंच पर न दिया गया बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनको सिर्फ यहाँ वोट की परवाह हो रही है। वोट के नाम पर जो लोग अंदर पहुंच रहे हैं, जिस तरह के उनके समर्थक हैं, ये तमाम लोग उनकी रैलियों में जो आने वाले लोग हैं दीपक जी, ये उन्हीं के समर्थक है और उन्हीं के लिए ये लोग यहाँ रैली कर रहे हैं। लेकिन उनकी जान की परवाह करते हुए दिखते नहीं है किसी भी तरह ग्राउंड पर। जिस तरह हाईकोर्ट के आदेश के बाद लग रहा था, और हम लोग भी ये मान के चल रहे थे कि चुनाव आयोग कुछ एक नई, कम से कम कोई नई गाइडलाइन लेके आएगा, कुछ ऐसी चीज बताएगा। क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल्स के हालात हैं, यहाँ तक कि दिल्ली से सबके फोन ये आ रहे हैं कि वहाँ किसी जगह हॉस्पिटल में फोन कर दीजिए, कहीं किसी के पास कहीं हॉस्पिटल्स नहीं है। यहाँ चेकिंग की अगर हम RT-PCR और तमाम चीज़ों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उसके डाटा को आप मैच कर पा रहे हैं जितने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पूरी तरह चुनाव में डूबे हुए राजनेता बिल्कुल लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं। मैं इसी सवाल को ओम प्रकाश सिंह जी के पास ले जाता हूँ, लेकिन ऐसे वक्त में वो सिर्फ अपने नेताओं के लिए जाती है। जी बिल्कुल, इसी सवाल को ओम प्रकाश सिंह जी के पास ले जाता हूं। ओम प्रकाश सिंह जी, आपने तो अपने 2 टेस्ट दिखा दिए। आपने इसलिए दिखाया क्योंकि आपको नेताओं से मिलना था, मंत्रियों से मिलना था, आप पार्टी के एक अधिकारी हैं। मैं उस आम जनता की बात कर रहा हूं जो हजारों और लाखों की संख्या में आती है, जिनकी जान रिस्क पर है। आपके समर्थक है कि आपको उनकी जान की फिक्र नहीं है? दीपक जी, बड़े आदर से आपके दोनों पत्रकार जो बोल रहे थे मैंने सुना, लेकिन एक बात बड़े आदर से और ईमानदारी से बोलता हूँ, हावड़ा में 6 तारीख को मोदी जी आए थे। हमारे बाहर जो सिक्योरिटी के गेट लगे होते हैं, मेटल डिटेक्टर गेट, वहां हमारे युवा मोर्चा के 20 कार्यकर्ता थर्मल स्क्रीनिंग मास्क लेके थे। बीजेपी की जितनी सभाएं हो रही, देखिए कौन नहीं पहनता, मैं उस पर नहीं जाता। और एक चीज और मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में किसी नेता ने छोटी छोटी बातों के लिए आगाह किया है तो मोदी जी हैं। तो इस तरह से एक बार में सबको लपेट के बोलना ये गलत है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे हावड़ा में 6 अप्रैल की घटना। सैनिटाइजर बांटे गए, मास्क बांटे गए, बड़ी ह्यूज संख्या में। ठीक है, संजय जी से पूछते हैं। संजय जी, ऐसा हुआ क्या वाकई? और अगर इन्होंने किया तो आपने क्यों नहीं किया? देखिए, बात यह है कि हमने किया नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जितने भी राजनीतिक पार्टियां पश्चिम बंगाल में चुनाव में संलग्न है, उसमें सबसे ज्यादा जागरूकता किसी ने दिखाई है तो वो हम हैं। 1 नंबर 2, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं भाई ओम प्रकाश जी से कहूंगा कि आपके बंगाल की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो आपके सैकड़ों कार्यकर्ता अन्य राज्यों से आए हैं, उनकी सुरक्षा के उपाय भी करें, और वो जिनके घरों में ठहरे हुए हैं उनकी सुरक्षा के उपाय भी करें, वरना ये कोरोना एक ऐसी महामारी साबित होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कल के दौर की, क्योंकि कल के दौर पर भी पोलिंग है, किसका कितना दांव पर लगा है, कौन कितना मजबूत और कितना कमजोर है, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। तो बैटल ऑफ बंगाल में कल 5वें चरण का मतदान है और यह चरण बेहद क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आधी सीटों से ज्यादा पर मतदान पूरा हो जाएगा। अभी तक 135 सीटों पर मतदान हुआ है, अभी 159 सीटों पर मतदान बाकी है और कल 45 सीटों पर मतदान होगा। मैं जिले बता दूं किन किन जिलों में होगा। सुंदरबन से लेकर दार्जिलिंग तक 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान होगा। ये जिले हैं उत्तर 24 परगना, नादिया, पूर्वी वर्धमान, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में क्या होगा इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी धीरेन्द्र दार्जिलिंग से मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 2016 और 2019 में क्या हुआ था। 2016 में टीएमसी ने 32 सीटें जीती थी इस इलाके से, लेकिन 2019 में बराबर की टक्कर हो गई थी। यहां से इस इलाके से सुंदरबन से लेकर दार्जिलिंग तक भारतीय जनता पार्टी ने 45% वोट पाए थे, जबकि टीएमसी 41.5% वोट पा पाई थी। लेकिन उसके बाद अगर सीटों में बढ़त के आधार पर देखा जाए तो टीएमसी 23 सीटों पर आ गई थी और भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर आ गई थी। सबसे पहले चलते हैं दार्जिलिंग, जहां पर गठबंधन के अंदर उलटफेर हुआ है। गठबंधन के अंदर जो उलटफेर हुआ है विमल को लेकर, उससे क्या फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ग्राउंड पर आपको, क्योंकि जो गोरखा मुक्ति मोर्चा है वो अब नए रूप में दिखाई दे रहा है वहां पर।
हाँ देखिए, कल बहुत अहम इसीलिए है क्योंकि अरसे से यहाँ एकदम जो बिमल गुरुंग का ये एरिया था, जिस तरह से एक ज़माने में सुभाष घिसिंग से शुरू हुआ, जिस गोरखा, जिस हम लोगों ने लिबरेशन फ्रंट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट की GNLF की ताकत देखी थी, उसके बाद ये ताकत पूरी की पूरी शिफ्ट हुई बिमल गुरुंग के पास, और उसके बाद उनके साथ जो गठबंधन होता रहा उसको यहाँ ताकत मिलती रही। इस बार उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, बिमल गुरुंग ने TMC के साथ हाथ मिलाया और TMC के साथ हाथ मिलाने पर ये एक नया गठबंधन मिला। उधर बीजेपी ने भी मन घिसिंग के साथ और पूरा जो एक और जो यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एक और मतलब दीपक जी यहाँ एक घटक है जो क्रांतिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी बीजेपी के साथ है। और यहाँ इस नए गठबंधन के साथ आपको ये चुनाव बड़ा दिलचस्प दिखेगा क्योंकि कल यहाँ से ये तय होगा कि इस बार क्या जिस तरह बिमल गुरुंग का पूरा ताकत और पूरी शक्ति यहाँ दिखती रही, क्या वो साफ होगी और या बीजेपी यहाँ से, क्योंकि ये बात साफ हो जाएगी जिसकी जीत होगी उसका दूसरा यहाँ से साफ होगा। लेकिन बाकी तमाम हिस्सों में ये देखने पर साफ नजर आ रहा, यहाँ तक कि नक्सलबाड़ी मारीगाटा जो सीट है वहाँ भी बीजेपी का बढ़ता हुआ वर्चस्व दिखता है। यहाँ से लेकर नीचे तक अगर हम जाएंगे, जलपाईगुड़ी या इधर कालिम्पोंग और फिर दार्जिलिंग, यानी 13 सीटों पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीजेपी आपको बढ़त करती हुई दिख रही है। यहाँ उनके लोगों के साथ भीड़ भी दिख रही है और यहाँ के लोगों का वो दिख भी रहा है। हालांकि ये सब जनता को तय करना है कि वो किस तरफ फैसला करेगी, लेकिन इस समय भीड़ के आधार पर इस तरफ वो मजबूती का दावा भी कर रही है और मजबूत ग्राउंड पर दिख भी रही है। ठीक है, सीधे ओम प्रकाश जी के पास चलता हूं। ओम प्रकाश जी, विमल गुरुंग के जाने से नुकसान जो उन्होंने नया TMC से अलायंस कर लिया उसके बाद? नहीं देखिए, ये तो पहाड़ में आग लगाने का काम ममता बनर्जी का है। जिस व्यक्ति को एक समय में दुश्मन नंबर 1 बनाती है, अभी उनको अपने गोद में बिठा लेती है राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन देखिए, सुंदरबन हो या दार्जिलिंग, पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरे बंगाल में, आपको बता दूं दीपक जी, आपका बहुत विशिष्ट अनुभव है, बहुत दिनों का अनुभव है। ऐसी आंधी चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में कि ये किसी से गठबंधन कर ले, धुआं में इनका तंबू उड़ना तय है। और इसी की तिलमिलाहट है कि एक चरण में हो कोरोना बढ़ा रहे हैं। और मैं मेरे बड़े भाई तृणमूल से यहाँ बैठे हैं संजय जी, उनका एक जवाब देना चाहूंगा। मुझे बड़ा दुख होता है, बाहरी लोग आ गए हैं, बाहरी कार्यकर्ता आ गए। महाराज 142 कार्यकर्ताओं का खून हुआ है ये लास्ट दो सालों में। ऐसे बीजेपी यहाँ नहीं बैठी है। हमने संघर्ष किया, राहुल बाबा की तरह है उड़ के चले गए, और तृणमूल के नेताओं ने तो मलाई चाटी है। और इसी हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट की बड़ी दुहाई दे रहा है, इसी हाईकोर्ट ने कहा कि अम्फान में गरीबों के पैसों की लूट हुई है, तृणमूल ने लूटा है। तो देखिए, कोरोना हो, अम्फान हो या एक लोकतंत्र की वापसी हो, सारे मामलों में ममता बनर्जी फेल है। तो दार्जिलिंग क्या, मैदान क्या, सुंदरबन क्या, बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पर दीपक जी जीत रही है। और किधर आ रहा है जा रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं। सीधे विमल गुरुंग की बात मैंने की थी, वो भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण थी। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, विमल गुरुंग तो आपके दुश्मन नंबर 1 थे, और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने करप्ट है, TMC तोलाबाज है, चावल चोर है, तिरपाल चोर है, इसको बिल्कुल चिपका दिया है लोगों के दिमाग में। यहां तक कि दिल्ली के लोग भी बोल रहे हैं कि क्या ममता ये करती है वहां पर? देखिए दीपक जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है कि ये लोग झूठ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं और लगातार बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर ओम प्रकाश सिंह जी तक, मेरे भाई तक, सभी लोग झूठ के विशेषज्ञ हैं। यदि ये लोग पश्चिम बंगाल सरकार को, दीदी को ब्लेम कर, और ये लोग दीदी को ब्लेम करते हैं, अरे ओम प्रकाश जी मिर्ची क्यों लगी? आपने तो बोला बहुत देर, मैंने शुरू किया और आपने बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आज अव्यवस्था का कोई मापदंड होगा तो कोरोना के इस माहौल में गुजरात से लेकर आपके अन्य मध्य प्रदेश राज्यों में जो अवस्था फैली है, उसके लिए दोषी कौन है? स्वयं प्रधानमंत्री जी के काशी संसदीय क्षेत्र में कोरोना ने जो विकराल स्थिति उत्पन्न कर दी और लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसके लिए दोषी कौन है? काशी क्यों जा रहे हैं? सुनिए, आप लोग जो बात करते हैं बंगाल की जनता को, बंगाल की जनता को मिसगाइड करते हो, देश की जनता को मिसगाइड करते हैं। सुनिए, हाईकोर्ट में तिरपाल चोरी की आप लोगों ने, चावल चोरी की आप लोगों ने। अरे मुझे बोलने तो दीजिए मेरे भाई, इतना उछलते क्यों है? इतना उछलते क्यों है? आज के दिन काशी मत जाइए, आज के दिन भारत की सबसे बड़ी, यदि कोई
इंसाफ पार्टी आप क्लेम करने वाले लोग होते हैं और आप पे जब झांक कर देखते हैं तो भ्रष्टाचार के जंजाल में आप लोग मिलते हैं और आप बात करते हैं, आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, आप बात करते हैं बंगाल की अव्यवस्थाओं की। आपके लोग झूठ बोलते हैं। आपके अमित शाह, सुनिए, आपके अमित शाह गुवाहाटी में एक बात बोलते हैं, कोई मर्यादा नहीं है, मर्यादा से आप लोग कोसों दूर हैं। आपके अमित शाह गुवाहाटी में एक बात बोलते हैं, कलकत्ते में एक बात बोलते हैं और दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर एक बात बोलते हैं। आप लोग ऐसे लोग हैं जो झूठ और बेबुनियाद बातें बार-बार बोलते हैं। झूठ और बेबुनियाद, देखिए थोड़ा झूठ और थोड़ी बेबुनियाद बातें संजय शर्मा जी चलती हैं, लेकिन जनता सब चीजों को फिल्टर कर लेती है। अवधेश जी के पास सीधे आना चाहूंगा, जनता कितना फिल्टर कर पाएगी जो आरोप प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने ममता बनर्जी पर लगाए हैं? और इस इलाके में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि यहां से हाफ वे मार्क पूरा हो जाएगा, लगभग 159 सीटों पर चुनाव बाकी है और कल 45 हो जाएगी, 135 अभी तक हो गई हैं। दीपक जी, आपने 5वें फेज का आंकड़ा दे दिया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पहले ऐड कर दूं, फिर मूल बात कहूंगा। देखिए, इसमें जैसे सीमावर्ती उत्तर 24 परगना और नादिया है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो है ये ठीक है कि इसमें लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें होंगी 5th और 6th फेज में, जिसमें मुस्लिम 35% के आसपास होंगे, लेकिन ये मतुआ समुदाय का घर है ये क्षेत्र, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये यहां से जो है, आप जानते ही हैं कि नादिया में बैरकपुर और बनगांव 2 सीटें लोकसभा थी। बैरकपुर का अपने 1857 की क्रांति में महत्व है और बीजेपी ने उसको कैसे प्रेजेंट किया था ये आपको मालूम है, वहां कैसा वातावरण बनाया है। लेकिन बनगांव वही सीट है जहां जब बांग्लादेश गए थे नरेंद्र मोदी, तो उनके साथ जो शांतनु ठाकुर थे, जो उस परिवार से आते हैं, बीना देवी के परिवार से, जिसको कि मथुआ का एकदम बड़ी मां कहा जाता था, उस परिवार से आते हैं, वो वहां से जीते हैं। उसी प्रकार से उत्तर 24 परगना में 5 लोकसभा सीटें थी, इसमें से 2 बीजेपी वहां जीत चुकी है, एक राना घाट वहां से जीती है, सॉरी। तो मेरा कहना यह है कि ये जो क्षेत्र है, इसको तो 3-4 दृष्टि से देखिए। पहला कि इस क्षेत्र में जो माना जा रहा था कि ये मुस्लिम भारी संख्या में है, उनकी काट के लिए, और यहाँ 22 से 23% दलित समुदाय भी है, वो एक बड़ा समीकरण करेगा। जो तीसरी बात इसमें आती है वो ये आती है, जो समूचे बंगाल के लिए लागू होती है, कि जो बालक 15 साल पहले 3 साल का 4 साल का था, वो 18 से 19 साल का हो चुका है पश्चिम बंगाल को समझने के लिए। उसने वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस का शासन देखा है और केंद्र में उसने नरेंद्र मोदी को देखा है, तो उसकी आकांक्षाएं बिल्कुल अलग है, वो देखने की बात है। जो चौथी बात इस क्षेत्र में है, जो पहाड़ी है या बाकी जंगल के एरिया है, जो आदिवासी समुदाय है, उसके बारे में अब हमको आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत किशोर ने कुछ कहा है उसके बारे में कि वो क्या है। बीजेपी जो यहां गई है, बीजेपी केवल हवा जादू में कोई चीज नहीं होता है। जो उसने उज्ज्वला योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे बड़ी क्रांति जो इस क्षेत्र में हुई है, वो शौचालय के कारण हुई है। इस क्षेत्र में महिला अपराध की बड़ी संख्या थी, जो शौचालय के कारण उसमें कमी आई है। तो बीजेपी इन सब चीजों को भी लेके जा रही है। फिर नया युवा वर्ग है, और सबसे बड़ी बात जो इस समय पर किसी चुनाव को करते समय जो एक चीज की ओर हम लोगों का ध्यान नहीं, देश में इस समय एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्थिति है। द्रमुक जैसी पार्टी तमिलनाडु में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए घोषणा पत्र में पैसे की घोषणा कर रही है, तीर्थाटन के लिए पैसे दे रही है। तो इन सब के साथ उसका माहौल है। और गोरखालैंड की जो आप बात कर रहे हैं, उसकी 3 बातें हैं। बीमल गुरुंग उस तरफ गए हैं, लेकिन बीमल गुरुंग के जो प्रतिस्पर्धी है विनय तमांग, वो पार्टी के अंदर ही उनसे लड़ रहे हैं। और बीजेपी ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के मन घिसिंग, जो कि सुभाष घिसिंग के पुत्र हैं, उनको अपने साथ लाया हुआ है। और उसने पीपीएस गोरखालैंड की बात न करके परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का एक नारा दिया है, और उस नारे की थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है। इसलिए गोरखालैंड के परिणाम में मुझे बहुत ज्यादा अंतर की संभावना नहीं दिख रही है कि वहां तीनों सीट फिर से बिमल गुरुंग की पार्टी को मिल जाएगी। ठीक है, सीधे चलता हूं सुबीर दा के पास। सुबीर दा, एग्री करेंगे अवधेश जी के एनालिसिस से, या आप कहेंगे क्योंकि मतुआ समाज एक बड़ा फैक्टर साबित होगा, आदिवासी वोट एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? और वाकई खुद प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 75% मतुआ समुदाय अब तो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करेगा। ये सब जो कहा गया है, इसको हम मान भी लें तो 1-2 चीज जाहिर हो चुका है,
और जिसके चलते इसका फायदा भाजपा को नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 2 तारीख को मिलेंगे हम। एक ये है कि बिमल गुरुंग को ममता ने खींचा इसलिए कि गोरखा अलगाववादी जो है कि अलग राज्य बनाने का जो आंदोलन था उसको टैक्टिकली तोड़ने के लिए ये खेल ममता ने खेला। इस तरह का खेल भाजपा भी खेलते हैं, गड़बड़ ऐसा हम नहीं मानते हैं। ये टैक्टिकल गेम उन्होंने खेला, सब पॉलिटिशियन करते। 1 नंबर तो गोरखालैंड में जो पूरा हवा तृणमूल के खिलाफ था, क्योंकि भाजपा ने डबल पोलराइजेशन किया, एक हिंदू मुस्लिम, एक बंगाली नॉन बंगाली की। साहब ये तो दीदी का पार्टी, बंगाली का पार्टी, आपको क्या देखेगा। और ये जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है ना, इसके चलते भाजपा को बहुत धक्का लगेगा। ये कांग्रेस को भी लगा था कि अलग गोरखालैंड को हवा दिया था बूटा सिंह जी ने, तो वो खिलाफ। बीच में मत बोलिए प्लीज, कंप्लीट कर ले दीजिए ओम प्रकाश जी, कंप्लीट कर ले दीजिए। नहीं गलत बोलिएगा, बीजेपी बोलिए, बंगाली बिहारी, तृणमूल बोलती है, दम नहीं आपको बोलने का। अब झूठ बोल के निकल जाइएगा, बैठ के सुनूंगा क्या? क्या झूठ बोल के निकल के बकवास करते हो? एकदम हर जगह आप लोग ये खेल खेला है, एकदम हर जगह ये खेल खेला है। हम ऑडियो डिस्टर्ब करना बंद करिए लोगों को। दीपक इनको रोकिए नहीं तो। अच्छा ओम प्रकाश जी रुक जाइए, उनको अपनी बात कह रहे दीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास, मेरे पास वक्त हुआ। सुबीर साहब कंप्लीट करिए प्लीज। ये भाजपा वाला हिसाब हमारे साथ मत करना। अल्लाह हम भी कर सकते हैं, अल्लाह हम भी कर सकते हैं। खामोश रहिए, बिल्कुल खामोश रहिए, झूठ मत बोलिए। बॉस करके। अच्छा सुनिए, यहाँ जो है एक बड़ा खेल है जो एनआरसी वाला। ये संजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि एनआरसी का हवा असम में चढ़ाया गया। वहां सीएए का बात ये लोग करते नहीं है, क्योंकि ऐसे भी वोट इनके अगेंस्ट में जाएगा। यहाँ आके बंगाली हिंदू वोट लेने के लिए सीएए का बात करते हैं। एनआरसी लेके दार्जिलिंग में जाके बोलते हैं कि गोरखा पे इसका इफेक्ट नहीं हुआ। ये एनआरसी सीएए का जहां तक माहौल है ना, ये 3 जगह 3 चीज बोलने से इनको धक्का लगेगा, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है, हर लोग ये समझते हैं। दूसरा चीज आप सुन लीजिए, बंगाली ऐसा जाति है जो पार्टीशन झेल चुका है, इसलिए कभी कोई ये हवा जब उठाता है कि बंगाल का एक बार फिर से बंटवारा, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन मतलब क्या, अलग गोरखालैंड की बात करें, ये हवा उठेगा तो इसका धक्का जो लगेगा, एंटायर बंगाली वोट का पोलराइजेशन एक तरफ जाएगा। मान ले अगर ये हवा उठाते हैं ये लोग, शीतल तरीके से बोल लेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तापस के पास जाऊंगा, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। तापस आपका विश्लेषण बताइए, कौन एडवांटेज में इस 5वें चरण में आपके मुताबिक, क्योंकि आपने तो फील्ड में पूरा ग्राउंड जीरो पर जाके इसका पूरा विश्लेषण किया है। दीपक जी मुझे भी मौका दीजिएगा। जी देखिए, अगर आप इस चरण की बात करें तो मथुआ वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक ये दोनों काफ़ी मैटर करेगा। अगर मथुआ वोट बैंक कहा जाए कि बीजेपी के पाले में देखने को मिल रहा है, ये अगर नॉर्थ 24 परगना की बात करें, लेकिन अगर आप फिर रानाघाट की तरफ आए, वहाँ मथुआ वोट बैंक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दरार देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में। तृणमूल कांग्रेस के आला नेता वहाँ जाकर कई बार मीटिंग कर चुके हैं और वो अलग अलग हिस्सों में बंट चुके हैं, लेकिन फिर भी जो अभी तक देखने को मिल रहा है कि बड़ा हिस्सा मथुआ वोट बैंक का वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में इस समय देखने को मिल रहा है। रहा सवाल नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे बनगांव का इलाका है और बाकी जो तमाम जो बॉर्डरिंग इलाका है, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत पोटेंट वोट बैंक की तरफ से देखा जा रहा है। दक्षिण बंगाल, कल दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल दोनों में चुनाव होना है और दक्षिण बंगाल के अगर मुस्लिम वोट बैंक को देखा जाए या कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखा जाए, मैं कहूँगा कि तृणमूल कांग्रेस अगर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर थोड़ा आगे हैं तो उस लिहाज से मथुआ वोट बैंक को लेकर एक ही तरह से बीजेपी एक एडवांटेजियस पोजीशन में है। हालांकि नॉर्थ बंगाल का जो इलेक्शन का जो इक्वेशन है वो संपूर्ण तरीके से अलग है, वहाँ पर काफ़ी मजबूत है बीजेपी और पिछले 3-4 सालों में अपना जो इनरोड्स है वो अलग अलग जगहों पर बना चुकी है, लेकिन पहाड़ में कहीं ना कहीं बीजेपी को सेटबैक मिल सकता है। मतलब 5वें दौर तक आते आते भी कांटे की टक्कर है तापस, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। तृणमूल की तरफ अगर साउथ बंगाल है तो बीजेपी की तरफ नॉर्थ बंगाल है, ये मान कर चले तो समझने में और आसानी हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया तापस आप तमाम लोगों का। संजय जी, ओम प्रकाश जी, मैं आपको वक्त नहीं दे सकता, अफसोस शो में मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन हम फिर मिलेंगे, हम सैटरडे संडे को भी मिलते हैं। उम्मीद है आप दोनों में से कोई ना कोई जरूर होगा, तब आगे की बहस करेंगे।